केमिस्ट्री पार्ट 1 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 4 प्रश्न 28 प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र को समझाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर नाइट्रोजन के अनेक यौगिकों का स्रोत वायुमंडलीय नाइट्रोजन है। वायु में NH3 अल्प मात्रा में उपस्थित रहती है तथा यह वर्षज जल में विलय हो जाती है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की सूर्य के प्रकाश में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के कारण नाइट्रिक तथा नाइट्रस ऑक्साइड भी बनते हैं। ये ऑक्साइड विद्युत विसर्जन के प्रभाव से भी बनते हैं। यह वर्षा के जल में विलय होकर नाइट्रस तथा नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जो भूमि में उपस्थित चूने के द्वारा उदासीन होकर कैल्शियम के नाइट्राइट तथा नाइट्रेट बनाते हैं। ये पौधों का भोजन है। मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहने वाले कुछ जीवाणु एजेटोबैक्टर एवं क्लस्ट्रीडियम वायु की मुक्त नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट के साथ संगठित कर नाइट्रोजनी यौगिक बनाते हैं। इसके अतिरिक्त दलहनी लेग्यूमिनोसी के पौधों की जड़ों पर छोटी छोटी ग्रंथिकाएं होती हैं, जिनमें राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नामक जीवाणु उपस्थित रहता है। ये वायु की मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेटस में बदल देते हैं। पौधों की जड़ों से नाइट्रेट लवण अवशोषित कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्राणी जिस वनस्पति पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, पुनः कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी उपस्थित होते हैं, जो नाइट्राइटों या नाइट्रेटों तथा अमोनिकल यौगिकों का वियोजन करके नाइट्रोजन मुक्त करते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन पुनः वायुमंडल में चली जाती है, जहां से यह पहले ली गई थी। इस प्रकार नाइट्रोजन का यह चक्र हमारे वातावरण में निरंतर चलता रहता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तू समझा? हाँ। प्रश्न 30 जैविक तंत्र में निम्न धातु आयनों का योगदान लिखिए। जिंक 2+, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+ आयन। उत्तर यह जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक तत्व है। यह कॉपर से बहुल्यता में 100 गुना अधिक पाया जाता है। यह वृद्धि, प्रजनन, ऊतक सुधार तथा घावों के भरने के लिए आवश्यक तत्व है। पशुओं के ऊतकों में उपस्थित एंजाइमों का यह आवश्यक घटक है। यह शरीर के ऊतकों में पाया जाता है। शरीर में इसकी मात्रा 2 से 3 ग्राम होती है। इसमें से 20% त्वचा में तथा काफ़ी मात्रा में हड्डियों तथा दांतों में उपस्थित रहता है। यह मनुष्य के आँखों में भी पाया जाता है। मनुष्य के रक्त में 900 mg प्रति 100 ml जिंक उपस्थित है। सीरम में उपस्थित जिंक प्रोटीन से संबंध रखता है। अरे कहना क्या चाहते हो? प्रश्न 31 क्लोरोफिल तथा हीमोग्लोबिन में संबंध बताइए। उत्तर दोनों की संरचना में पोरफायरिन्स अणु के बीच धातु आयन मौजूद रहता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम 2+ आयन जबकि हीमोग्लोबिन में आयरन 2+ आयन विद्यमान रहते हैं। शरीर में क्लोरोफिल आसानी से हेमी में परिवर्तित हो जाता है। संभवतः क्लोरोफिल का मैग्नीशियम परमाणु शरीर के ऑक्सीजन द्वारा आयरन में परिवर्तित हो जाता है। आहार में सब्जियां खाने पर क्लोरोफिल प्राप्त होता है। यह क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन में वृद्धि करता है, अतः मानव शरीर में हीमोग्लोबिन उपयुक्त मात्रा में बना रहता है। बात तो सही है। प्रश्न 32 टी संरचना एवं आर संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर हीमोग्लोबिन अणु की 2 वैकल्पिक संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्रमशः तनी हुई तथा ढीली संरचना कहते हैं। तनी हुई संरचना को टी टेंस्ड शब्द से तथा ढीला संरचना को आर रिलैक्स्ड शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन विहीन संरचना तनी हुई तथा ऑक्सीजन युक्त संरचना ढीली होती है। ये संरचनाएं बहुत समान होती हैं, किंतु इनके उप इकाइयों के मध्य तथा उप इकाइयों के अंदर आबंधन में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। पिट्स के अनुसार हिम समूह में ऑक्सीजन के उप संयोजक के दौरान हिम समूह के विन्यास में परिवर्तन से टी एवं आर संरचनाओं में अंतः परिवर्तन होता है। हीमोग्लोबिन के डी ऑक्सी रूप में उच्च चक्रण आयरन सेकंड परमाणु 5 उप सहसंयोजित होता है तथा पोरफायरिन के तल एवं उप सहसंयोजित नाइट्रोजन परमाणु के मध्य में स्थिर होता है। आयरन परमाणु के ऑक्सीकरण होने पर यह पोरफायरिन की तल से दूर चला जाता है।